Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. A very good morning to all. Good morning, Ramlal Abhishek, Ramlal Abhishek, Ujjwal, Mandeep, Sandeep, Rahul, Adarsh, मानवीर, तान्या, तूफान, श्रवण, गौरव, अभिषेक, प्रद्युम्न, प्रभाशंकर, प्रिंसी, खुशबू, संयोजिता, मगेंद्र, अन्नू, सागर, मनदीप, शक्ति, उज्जवल, कृष्णा, दीपिका, शिखा, वारुल, मयंक, निधि, वर्षा, आदर्श, दीपिका, प्रिया, आलोक, दिव्या, सोहनी, उर्वशी, शिवम, प्रभाशंकर। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एनालिटिकल रीजनिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और एनालिटिकल रीजनिंग है ना, विश्लेषणात्मक रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग है, एक ऐसी तर्क शक्ति है जहां हमें अपनी सोच के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देने पड़ेंगे, है ना। हाँ जी, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। और यहां पर हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंकर बनना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए। हमें गवर्नमेंट का फेवर करना है, हमें हर हायर अथॉरिटी का फेवर करना है, हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो कल हम लोगों ने, है ना, कल हम लोगों ने स्टेटमेंट अजम्पशंस किया था, समझ रहे हो। तो स्टेटमेंट अजम्पशन के हमने 5 क्वेश्चन बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन हमने नहीं बनाए हैं स्टेटमेंट अजम्पशन के। और 5 में से आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, जो भी आपके ठीक हुए हो। तो आज हम कल की क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे और आज आपका लेवल थोड़ा सा और ऊपर उठ, है ना, ऊपर उठेगा। कल हो सकता है आपके 5 में से 1 या 2 ही क्वेश्चन ठीक हो पाए तो, लेकिन आज पूरी कोशिश होगी आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो। लेकिन आप ये उम्मीद कभी मत करना कि आपके स्टेटमेंट एग्जाम्पशन में 100% क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। तो 100% क्वेश्चंस ठीक नहीं होते हैं स्टेटमेंट अजम्पशन में, ये चीज याद रखना, ठीक है। हाँ जी, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हम क्वेश्चंस आसानी से बना दें। और हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बेटा, स्टेटमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। हमें फर्स्ट क्लिक में जो हमारे माइंड में आंसर आएगा, बस हमें वही आंसर दे के आ जाना है पहली क्लिक में ही। ऐसा नहीं कि हम बार बार स्टेटमेंट्स को एग्जाम में पढ़ रहे हैं और बार बार अजम्पशंस को पढ़ रहे हैं। अगर आप बार बार पढ़ोगे, है ना, अगर आप बार बार पढ़ोगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कभी आंसर कुछ दोगे, कभी आंसर कुछ दोगे। तो आपको क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार पढ़ना है और पहली बार पढ़ते ही जो चीज आपके दिमाग में क्लिक हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन पहले कुछ प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे, उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो पहली क्लिक जो आपके एग्जाम में हो रही है उसी के आधार पर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, समझ रहे हो। हाँ जी, तो 5 क्वेश्चन हम बना चुके हैं और देखो, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। पढ़ो जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 10-20 सेकंड का समय दूंगा और आप अपनी नोटबुक निकाल लो और अपनी नोटबुक में ना इन प्रश्नों के उत्तर लिखते चलो। आप अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखते चलो कि किस किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है। अपनी नोटबुक में आप लिखते चलो इन प्रश्नों के उत्तर। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखोगे ना तो आप अपना आंसर ना बार बार चेंज करते रहोगे। एसबीआई पीओ के क्वेश्चंस, हाँ। कौन सी सीट अपलोड भैया? एसबीआई पीओ वाली। एसबीआई पीओ के कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, किस टॉपिक की बात कर रहे हो आप? चलिए साहब, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टूड इन द क्यू for buying tickets for the one day international cricket match scheduled to be played in the city on the next day। बेटा कल ना, कल शहर में ओडीआई होने वाला है, एक वनडे इंटरनेशनल मैच होने वाला है। ओडीआई आप जानते ही हैं, और ओडीआई के बारे में आप जानते हैं। और उसको देखने के लिए ना शहर में काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है टिकट खरीदने के लिए। बहुत सारे लोग बेकरार है कि हमें मैच देखना है, हमें मैच देखना है, हमें मैच देखना है।
पहला एजम्पशन है, नो अदर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच मे बी प्लेड इन द सिटी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। हो सकता है अगले 6 महीने में कोई और मैच नहीं है, इसीलिए इस मैच को देखने के लिए ज्यादा लोग उत्सुक हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो इसीलिए थिएटर में हम मूवी देखने जाते हैं कि अगले 6 महीने में कोई और मूवी नहीं आएगी। तो ये बात तो गलत है ना, कि अगले 6 महीने में कोई और मूवी नहीं आएगी इसीलिए हम इस मूवी को देखने जा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। अगले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो कल के मैच के बारे में सोचना है कि कल का मैच एग्जैक्टली किस किस के बीच में है। भाई कल का मैच हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के बीच का हो, इसीलिए लोगों की इतनी भीड़ लग रही है ना। तो पहला जो अजम्पशन है वो इलॉजिकल है, वो तार्किक बिल्कुल भी नहीं है, इलॉजिकल है। दूसरा, मेजोरिटी ऑफ दोज हु स्टूड इन द क्यू मे बी एबल टू गेट टिकट फॉर द वनडे। हम कह रहे हैं कि हो सकता है मोस्ट ऑफ द लोगों को टिकट मिल जाए, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में या नहीं है, ये बताओ। मैंने आपको कल दो चीजें सिखाई थी कि हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, हमें इलॉजिकल नहीं होना। तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में कि नहीं है? हाँ सर, ये बात स्टेटमेंट के बिल्कुल फेवर में। लोग टिकट खरीदने के लिए खड़े हुए हैं और हम कह रहे हैं लोगों को टिकट मिल जाए। और मैं सच बता रहा हूं, सिर्फ एक बच्चा है जिसने आंसर गलत दिया है ना, बाकी हर बच्चे का एकदम परफेक्ट आंसर है। दिल गार्डन गार्डन हो गया, आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी, है ना। मोस्ट मतलब 99% सभी बच्चों का आंसर सही था इस क्वेश्चन का। आप लोग लिखते जाना बेटा अपनी, है ना, एक रफ पेज ले लो, उस पर लिखते जाओ कि क्वेश्चन नंबर 6 का मान लो आपने आंसर दिया था ए और वो गलत हो गया, तो इस तरीके से गलत करके बी कर दो, और फिर बाद में चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, है ना। बाद में फिर हम आपको क्या करेंगे, जज करेंगे। लेकिन पहले आप आंसर लिख लिया करो मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले। अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद आंसर लिखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि फिर आपकी सोच ना बदलती जाएगी मेरे एक्सप्लेन करने के साथ साथ। तो आप अपनी सोच को मत बदलिए, पहले ही आप आंसर लिख लिया कीजिए, ठीक है जी। हाँ जी, पहले ही आप आंसर लिख लिया करो ताकि बाद में कोई तकलीफ आपको ना आए। लिख लिया आंसर आप लोगों ने? सॉरी। The Employees Association urged its member to stay away from the annual function as many of their demands were not met by the management। ये क्या कह रहा है कि जो एनुअल फंक्शन होने वाला है कंपनी में, है ना, जो एनुअल फंक्शन होने वाला है कंपनी में, तो कर्मचारी संघ आयोग ने अपने अपने एम्प्लॉयज, देखो जो एम्प्लॉय एसोसिएशन होता है हर कंपनी में, उसने अपने एम्प्लॉयज को बोला है कि कोई भी कंपनी के एनुअल फंक्शन को अटेंड ना करे, क्योंकि कंपनी ने हमारी काफी सारी डिमांड पूरी नहीं करी है। कहते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो। तो कंपनी ने काफी सारी मांगे हमारी पूरी नहीं करी है, तो इसलिए कंपनी का एनुअल फंक्शन अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला एजम्पशन है, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन मे नॉट अटेंड द फंक्शन। हम कह रहे हैं कि एनुअल फंक्शन को अटेंड मत करो, और हम कह रहे हैं कि काफी सारे लोग एनुअल फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है। चलिए, दूसरा है, द मैनेजमेंट में कैंसिल द एनुअल फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे एनुअल फंक्शन को अटेंड करने और ना करने की बात हो रही है, एनुअल फंक्शन कैंसिल कैसे होगा? पहली बात तो जो एनुअल फंक्शन होता है वो सिर्फ उसी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता है, उसमें और भी कंपनीज के डायरेक्टर, एम्प्लॉयज इनवाइटेड होते हैं, है ना। जैसे आपके कॉलेज में फेस्ट होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है ना फेस्ट, साल में एक बार, तो उस फेस्ट में बहुत सारे ओपन फेस्ट होता है वो, जिसमें और भी कॉलेजेस इनवाइटेड होते हैं। तो अगर उस फेस्ट में उसी कॉलेज के बच्चे ना जाए,
है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फेस्ट तो फिर भी होगा। एक बात बताओ, आपकी शादी हो रही है और बाराती पहुंची नहीं, तो आपकी शादी कैंसिल हो जाएगी? है क्यों भाई? सर हमारी शादी पंडित भी ना आए तो भी कैंसिल ना होने दें हम, है ना? तो एनुअल फंक्शन को अटेंड करने ना करने की बात हो रही है, वो कैंसिल से तो ये तो इलॉजिकल है ना, तार्किक नहीं है ना? स्टेटमेंट के अंगेंस्ट तो नहीं है ये, लेकिन ये इलॉजिकल है। ठीक है, दो चीजें होनी चाहिए, एक तो अंगेंस्ट एक इलॉजिकल। तो अंगेंस्ट की कैटेगरी में तो नहीं आता, बट ये इलॉजिकल की कैटेगरी में जरूर आता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल तर्क पहला अंतर्निहित है ना? केवल तर्क पहला अंतर्निहित है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दीजिए फटाफट से आंसर। शादी के मंत्र तो हम खुद ही बोल देंगे, हाँ बिल्कुल, और क्या, शादी के मंत्र तो आप खुद ही बोल दोगे, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक थोड़ी है। शादी के मंत्र तो आप खुद ही बोल दोगे, ये तो बात बिल्कुल सच है। जल्दी से आंसर लिख लो बेटा अपनी नोटबुक पे, और देखो बार बार आंसर को चेंज मत किया करो। पहली बार जो आंसर लिखा है समझ के बस उसी पे फोकस रखा करो। गांव में पीने की पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई। गांव में पीने के पानी की बेटा बड़ी किल्लत हो गई है, पीने का पानी बड़ी किल्लत है। तो सरपंच ने क्या बोला कि हेड ऑफ द फैमिलीज उसने ना मीटिंग में बुला लिया। अब जैसे एक घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 को बुला के क्या करेगा, उस घर का जो मुखिया है उसको उसने मीटिंग में बुला लिया कि भैया क्या करना चाहिए अब आगे। तो द सरपंच हैड अर्लियर कॉल सच मीटिंग्स टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम। बेटा सरपंच ने ऐसी, है ना, मीटिंग्स पहले भी बुलाई थी। अच्छा ये बताओ, पहले बुलाई थी तो इस पहले बुलाने का इस बुलाने से क्या लेना देना? ये तो इलॉजिकल है ना कि सरपंच ने पहले भी ऐसी मीटिंग बुलाई थी। अरे पहले क्या किया बाद में क्या किया, इससे क्या लेना देना? दूसरा, मोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द फैमिलीज में अटेंड द मीटिंग्स, ये स्टेटमेंट के फेवर में हम कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है उसको अटेंड करेंगे, तो ये स्टेटमेंट के फेवर में है, बिल्कुल फेवर में है। तो केवल दूसरा तर्क, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है ना? चलो हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, डन। चक्रवर्तीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू सेट अप वायरलेस कम्युनिकेशन। भैया डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने क्या डिसाइड किया है? वायरलेस कम्युनिकेशन, सेट अप वायरलेस कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि अलोंग द कोस्टल एरिया इन द व्यू ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म हिटिंग द कोस्ट। ठीक है, सही बात है। जो समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे
ठीक है, जो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है ना, वहां साइक्लोन स्ट्रोम आता है, जिसकी वजह से वायर्ड कम्युनिकेशन ना इफेक्ट हो जाता है। कभी वायर टूट गया, कभी कनेक्शन लॉस्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वहां पे ना वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम कर रहा है। वहां पे उन्होंने कहा कि भैया सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सेटअप कर दो, वायरलेस कम्युनिकेशन को सेटअप कर दो, यहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन काम नहीं आएगा। तो पहला जंक्शन है, द टेलीफोन कम्युनिकेशन में बी पैरालाइज ड्यू टू साइक्लोन स्टॉर्म। देखो सही बात है, जो टेलीफोन कनेक्शन है वो है ना साइक्लोन स्टॉर्म से पैरालाइज, तभी तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन लाना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट है ना टेलीफोन कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट के फेवर में है। दूसरा, द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में बी एबल टू विदस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म। सही बात है, देखो वायरलेस कम्युनिकेशन लाना चाह रहे हैं तो साइक्लोन स्टॉर्म को वो झेल सकता है, उसके इम्पैक्ट को, तभी तो वायरलेस कम्युनिकेशन लाना चाह रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट के फेवर में, ये भी बात स्टेटमेंट के फेवर में है, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन कम्युनिकेशन को रिप्लेस किया गया है। क्यों? क्योंकि वो साइक्लोन स्टॉर्म को नहीं झेल सकता, यही बात कही जा रही है पहले एजम्पशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक और दो दोनों अंतर निहित है, एक और दो दोनों अंतर निहित है। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। हम्म, बनाइए इस क्वेश्चन को। जल्दी से। जुकाम ठीक हुआ तो खांसी हो गई भैया। हाँ, बड़ी हालत टाइट है। हाँ जी, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द रिसेंट मार्केट क्रैश। देखो मार्केट क्रैश हो गया अचानक से, हालांकि अब अचानक से मार्केट क्रैश नहीं हो सकता। आपको पता है जो मार्केट है वो किस कौन रेगुलेट करता है, सेबी के थ्रू शायद वो रेगुलेट होता है मार्केट। तो आजकल ना, आजकल कोई भी जो मार्केट है वो अचानक से क्या नहीं हो सकता, अचानक से क्रैश नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट क्रैश हुआ है तो एक कमेटी अपॉइंट की गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भैया क्यों हुआ। पहला जंक्शन है, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी में पजेस एक्सपर्टाइज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। भैया जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो एक्सपर्टाइज है, सीधी सी बात है भैया, वो एक्सपर्टाइज है, तभी तो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है, तभी तो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है कि समिति के जो सदस्य हैं वो जांच करने की अपेक्षित विशेषज्ञता रखते हैं। तो ये जांच करने की विशेषज्ञता रखते हैं तभी तो उनको अपॉइंट किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसके पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे, हो सकता है उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपनी सभी दस्तावेजों को नष्ट कर देंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कमेटी के लोग हैं, है ना, अगर वो जांच करने आएंगे ना तो जिन्होंने ये घपला किया है वो उन डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे उनके चेक करने से पहले। तो ये तो बिल्कुल मतलब स्टेटमेंट के फेवर में नहीं है ये बात, ये बात तो स्टेटमेंट के फेवर में नहीं है। तो केवल पहला तर्क अंतर्निहित है, मतलब केवल पहली धारणा अंतर्निहित है। हाँ जी, चलिए साहब। बनाइए इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ द पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स वर्कफोर्स इन द व्यू ऑफ द स्लगिश डिमांड इन द मार्केट। मतलब एक 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 यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधक ने, मतलब कोई कार बनाने वाली कंपनी है जैसे मारुति, हुंडई, है ना, किया, ठीक है, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, कोई भी कार बनाने वाली कंपनी है, तो उसने क्या किया है कि उसकी जो कार की जो डिमांड है ना मार्केट में वो कम हो गई, कम हो गई, जिसके चलते उसने ना अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया। और भाई ऑब्वियस सी बात है, मान लो कोई कंपनी है जो हर महीने में, है ना, 1000 कार बना रही थी, है ना, 1K कार बना रही थी, कोई कंपनी मान लो हर महीने 1000 कार के मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, लेकिन वो डिमांड घटकर आ गई 100 कार पे। तो जो एम्प्लॉय 1000 कार के लिए लगे हुए थे, अब वो 100 कार के लिए कैसे काम करेंगे, तो उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को रिमूव कर दिया कि भैया एम्प्लॉयज कम हो जाओ। तो पहला जम्पशन है, द डिमांड ऑफ द कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी में कंटिन्यू टू बी लोअर इन द न्यूअर फ्यूचर। ये कह रहा है कि होने वाले, हो सकता है निकट भविष्य में भी ना, जो वो है डिमांड है वो कम रहेगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, निकट भविष्य में भी डिमांड कम रहेगी तभी तो एम्प्लॉयज निकाले गए। निकट भविष्य में भी डिमांड कम रहेगी तभी तो एम्प्लॉयज निकाले गए। अब ऐसा थोड़ी कि इस महीने डिमांड कम है, एम्प्लॉय निकाल दो, अगले महीने डिमांड आ जाएगी, दोबारा एम्प्लॉयज हायर कर लेना, फिर डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर तो भैया कंपनीज तो ऐसे ही, फिर ऐसे कैसे चलेगी कंपनी कि मान लो हर महीने वो अपने एम्प्लॉयज को निकालेगी, हर महीने एम्प्लॉयज को जोड़ेगी, हर महीने निकालेगी, हर महीने जोड़ेगी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वीओडी से कोर्स कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तुम प्रैक्टिस करो, सिर्फ कंबाइंड प्रैक्टिस, जो टेलीग्राम चैनल पर मेरे 100 सेट है ना, वो प्रैक्टिस कर लो। तो तो ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी बार बार निकाले जोड़े निकाले जोड़े, भाई हो सकता है निकट भविष्य में भी एम्प्लॉय, मतलब कार जो है उसकी डिमांड कम रहेगी तभी उसने अपने एम्प्लॉयज निकाले हैं। ठीक है, दूसरा है, द कंपनी में बी एबल टू रन इट्स ऑपरेशन विद द रिड्यूस वर्कफोर्स। भाई ऑब्वियस सी बात है कि कर्मचारी के निकालने के बाद कंपनी रन करेगी। अब ऐसा थोड़ी कि कर्मचारी निकाल दिए कंपनी बंद हो गई, तो फिर कर्मचारी निकालेगी क्यों कंपनी, है ना। तो कर्मचारियों की संख्या घटाने के बाद भी कंपनी अपनी चलती रहेगी, कंपनी अपनी चलती रहेगी। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, बनाओ इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, अब लाइव हो गई बेटा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा सा नेटवर्क का पंगा हो गया था, जिसके चलते शायद आप लोगों की क्लास बीच में। कितने क्वेश्चंस हो गए थे ये बताओ? कितने क्वेश्चंस आपके हो गए थे? 12वां क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन सुन ली थी क्वेश्चन नंबर 12 की? है? 11 हुए थे, 12 हुए थे, 12 का आंसर नहीं बताए। चलो कोई बात नहीं, 12 को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, 12 को दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। मुझे लगा कि हम 12वां क्वेश्चन मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था। The state government has issued a notification to the effect that all the coaching classes must register themselves immediate giving by the details of fees, infrastructure, facilities and biodata of teachers। देखो सरकार ने क्या बोला है, जितनी भी कोचिंग क्लासेस है ना, उन सारी कोचिंग क्लासेस को गवर्नमेंट ने बोला है कि अपने अपने टीचर्स का बायोडेटा दो। है ना, तुम किन टीचर से पढ़वा रहे हो, पता चले ऐरा गैरा नथु गैरा आगे तुम्हें पढ़ाने लग रहा है ना। तुम इंफ्रास्ट्रक्चर को बताओ, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक कमरे की कोचिंग है, 10 कमरे की कोचिंग है। तुम फैसिलिटीज बताओ, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हो। तुम अपनी फीस बताओ, तुम फीस उसके हिसाब से तुम कितनी फीस ले रहे हो, अपने टीचर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी फैसिलिटी जो तुम दे रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारी फीस कितनी है, तुम ये बताओ। ऐसा ना हो कि काम दे रहे हो 10 रुपए का, पैसे ले रहे हो 100 रुपए। तो गवर्नमेंट ने बोला, तो पहला जम्पशन है, ऑल दोस कोचिंग क्लासेस विच डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स मे क्लोज डाउन। ये कह रहे हैं कि वो कोचिंग क्लासेस जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स भी नहीं है, तो वो बंद हो जाए। अरे तो वो खुल के करेंगी क्या? जिसके पास टीचर भी नहीं है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, वो कोचिंग क्लासेस खुल के करेंगी भी क्या? वो बंद ही होनी है। दूसरा, ऑल द कोचिंग क्लासेस में हियर आफ्टर चार्ज यूनिफॉर्म फीस। अच्छा, यूनिफॉर्म फीस कैसे ले सकता है ना? टीचर्स की क्वालिटी अलग अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है, फैसिलिटीज अलग अलग है ना, तो यूनिफॉर्म फीस कैसे ली जा सकती है? चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ फटाफट से। सर मैं सुपर हूं, 5 सही है मेरे सर, मजा आ गया आज तो, सुपर डुपर ही मैं सर आपकी कृपा से। अरे अभी तो पहले पूरे क्वेश्चन खत्म तो होने दो। अभी खत्म कहाँ हुए हैं? पहले सब कुछ खत्म होने दो बेटा। तुमने अभी से जज कर लिया अपने आप को, है? सीट के लिए मैथ्स में क्या हो गया? बेटा तुमने वीओडी से पढ़ लिया, अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं। इस साल क्या जुड़ा है? जो इस साल के करंट ईयर के क्वेश्चन है, बस उनमें से ही 2-4 क्वेश्चन ऐड हुए हैं और कुछ नहीं हुआ। तो तुम एक काम करो, तुम इस साल के अपने पेपर लगा लो, तो बस बात खत्म, तुम्हारा अपने आप अपडेट हो जाएगा कंटेंट। तुमने वीओडी से कर लिया, बहुत अच्छी बात है। देखो मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण, मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण एयरपोर्ट पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो गया है, हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया है। पहला जंक्शन है, रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम मे नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी। अच्छा, एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी नहीं है, ये क्या बकवास कर रहे हैं? दूसरा है, देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड टू द एयरपोर्ट। भैया कोई और दूसरी कन्वीनियंट रोड नहीं है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, तभी तो हम कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया एयरपोर्ट पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि कोई दूसरा अगर रूट होता तो हम क्यों कंप्लेन करते कि एयरपोर्ट पहुंचना मुश्किल हो गया? फिर तो हम ये कहते कि इस रूट से एयरपोर्ट पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया है ना। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से।
हाँ जी। यदि नियोग वाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ द एम्प्लॉयर डजंट पे यू द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। आपको पता है जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हर एम्प्लॉय को पीएफ देना बहुत जरूरी होता है। पीएफ समझते हो? जैसे कोई सी भी आप प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में काम करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी आपका पीएफ जमा करेगी, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। पीएफ का मतलब है जैसे वो आपके 100 रुपए काटेगी और 100 रुपए में अपने 100 रुपए मिला देगी और आपके सरकारी खाते में जमा हो जाएंगे। ये पीएफ हमारी मदद करता है रिटायरमेंट के टाइम, है ना। तो ये जरूरी होता है, सरकारी नियम है कि हर कंपनी को पीएफ जमा करना ही करना है हर एम्प्लॉय का। तो पहला जंक्शन है कोर्ट कैन इंटरव्यू द मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये कह रहे हैं कि नियोक्ता और कर्मचारी में यदि विवाद हो तब न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं। सही बात है। अरे कोर्ट नहीं करेगा हस्तक्षेप तो कौन करेगा? तुम करोगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोर्ट ही तो उसका फैसला लेगा। अगर कंपनी और एम्प्लॉय में झड़प हो रही है तो कोर्ट ही तो उसका फैसला लेगा। दूसरा, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय। सही बात है, ये कंपलसरी है किसी भी कंपनी को एम्प्लॉय, मतलब किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी द्वारा पीएफ देना। तभी तो हम कह रहे हैं कि तुम कोर्ट चले जाओ, क्योंकि ये कंपलसरी है। तभी तो हम कह रहे हैं कोर्ट जाओ, कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ, है ना। हाँ जी। कॉल नहीं लग रही है आपके करियर दिल पर? लगाओ, कॉल लग जाएगी, दिल से लगाओ। चलो मैं बोल दूंगा क्वेश्चन के लिए। किस बैच की बात कर रहे हो आप? हेलो। एक्स देश के वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री एक्स, एक कंट्री एक्स है, इसमें वेपन इंस्पेक्टर है ना। अच्छा, couldn't detect the presence of the chemical weapon in the custody of country Y। कंट्री वाई ने केमिकल वेपन बनाए हैं, तो कंट्री एक्स ने अपने इंस्पेक्टर्स को भेजा इंस्पेक्शन के लिए, पता लगा के लाओ कि कंट्री वाई के पास कौन कौन से केमिकल वेपन है। लेकिन ये इंस्पेक्टर फेल हो गए पता लगाने में कि कंट्री वाई के पास कौन कौन से केमिकल वेपन्स हैं। ये फेल हो गए कंट्री एक्स के वेपन इंस्पेक्टर्स। तो पहला अजम्पशन है कंट्री एक्स अलाउड द वेपन इंस्पेक्टर ऑफ कंट्री वाई टू इंस्पेक्ट। अच्छा, अब क्या है कि भैया इसने अपने इंस्पेक्टर यहां भेजे, ये फेल हो गए। अब ये कह रहे हैं कि अब कंट्री एक्स ना कंट्री वाई के इंस्पेक्टर्स को अलाउ करे, चलो हम तुम्हारे यहाँ गए, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हिसाब बराबर। हम तुम्हारे यहाँ गए वेपन चेक करने, तुम अब हमारे यहाँ आ जाओ, हिसाब बराबर हो जाएगा। अरे मतलब तुम हमारे यहाँ क्यों आ जाओ, कंपनी वाई को भेजे, ये तो इलॉजिकल बात है। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है किसी भी एंगल से। ये कह रहा है कि पहले कंपनी एक्स ने वाई के यहाँ भेजे, अब एक्स वाले पता नहीं लगा पाए, तो अब एक्स वाले कह रहे हैं तुम भी हमारे यहाँ भेज दो, तुम भी पता लगा लो, हिसाब बराबर कर लो, है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। बेटा अगर प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कैन नॉट बी डिटेक्टेड होता
तो फिर वेपन इंस्पेक्टर्स क्यों भेजे जाते? वेपन इंस्पेक्टर इसलिए तो भेजे गए हैं कि क्योंकि केमिकल वेपन्स का पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में पता नहीं लगा पाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पता ही नहीं लग सकते केमिकल वेपन्स, तो ये बात तो गलत है। वरना फिर वेपन इंस्पेक्टर बनाए क्यों जाएंगे? अगर मान लो डिटेक्ट ही ना हो पाए केमिकल वेपन्स, तो फिर वेपन इंस्पेक्टर बनाए क्यों गए? बनाने नहीं चाहिए, वो पोस्ट ही नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? हम्म। वो पोस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी। हाँ जी। बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था पर विद्यालय में प्रवेश करना अनिवार्य है। सॉरी, अनिवार्य नहीं, वांछनीय। वांछनीय मतलब डिजायरेबल, ये आपकी इच्छा है कि उसको 5 या 5 साल के आसपास उसको कॉलेज भेजो। एट दैट एज द चाइल्ड रीचेस द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द डेवलपमेंट, सही बात है, एंड इट्स रेडी टू लर्न, एंड इज रेडी टू लर्न। स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर द एज ऑफ 6 ईयर, यह बात गलत है कि स्कूल वाले 6 साल के बाद उसको एडमिट नहीं करेंगे, है ना, इसलिए 5 साल में भेजते हैं, ये गलत है। क्योंकि बच्चा उतना परिपक्व हो जाता है चीजों को सीखने के लिए, है ना, इसलिए हम 5 साल पे भेजते हैं। इसलिए थोड़ी भेजते हैं कि कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा 6 साल बाद, स्कूल में, सॉरी। वीओडी से पढ़ लिया तो दोबारा लाइव पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है जरूरत दोबारा लाइव पढ़ने की। Many students have got into the habit of playing mobile games and that is why they perform poorly. कई विद्यालयों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है, कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, दिन भर है। तो मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम, कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। सही बात है भैया, मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। मोबाइल गेम्स के कारण अगेन सेम प्रॉब्लम, फिर से क्लास रुक गई क्या? अब तो चल रही है भाई एकदम परफेक्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम्स दैट स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन। ये कह रहे हैं कि मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं। मतलब सिर्फ मोबाइल गेम्स ही कारण है और कोई समस्या ही नहीं है। मोबाइल गेम इज वन ऑफ द रीजन, मोबाइल गेम एक कारण है, लेकिन केवल मोबाइल गेम ही एक कारण है, ये बात गलत है। मोबाइल गेम एक कारण है लेकिन केवल मोबाइल गेम ही एक कारण है, ये गलत है ना। मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ये तो हैबिचुअल सेंटेंस बना दिया इन्होंने कि सिर्फ मोबाइल गेम्स के कारण ही परीक्षा में विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। तो ये हैबिचुअल सेंटेंस है, ये गलत बात है ना। हाँ, मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, ये बात सच है। हम्म। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना, soil and water reduce in crop and eventually enter the food chain creating a threat to human। कृषि उत्पादक में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वह मिट्टी व जल को दूषित करते हैं, मिट्टी व जल को दूषित करते हैं, फसलों में उनका अंश रह जाता है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। आपको पता है ना, पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं, तभी तो कहते हैं फल सब्जी अच्छे से धोकर खानी चाहिए। तो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट गुड फॉर द पीपल। सही बात है भैया, एक्सेसिव यूज हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन वाटर। ये भी सही बात है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मिट्टी और जल को दूषित करते हैं। तो भैया जल को दूषित कर रहे हैं तो उस पे बैड इफेक्ट होगा नहीं होगा वाटर पे? जल को भी तो दूषित कर रहे हैं, है ना, जल को भी तो दूषित कर रहे हैं, तो वाटर में बैड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मिट्टी और जल दोनों दूषित हो रहे हैं, मिट्टी और जल दोनों दूषित हो रहे हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट। Mason Expressway A is the widest expressway and is used by few people. When people give a wide road, then they drive at high speed, which leads to accidents. राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तब उनका खून खौल उठता है और एक्सीलेटर पे पैर रख देते हैं, तब वे तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ हाँ जी। तो ऑल एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय द एक्सेसिव स्पीड। सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है। मतलब सारी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है? ये बताओ, क्या सारी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण ही होती है? ये तो गलत है ना। कभी कभी तो बैठे ऊंट पर भी कुत्ता काट लेता है जब किस्मत खराब होती है। क्यों भाई? हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। ये बात सही है भैया, हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच है। टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिसमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। मतलब एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर है टीम वाई के अंदर, टीम वाई के अंदर एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, उस अकेले ने 5 में से 3 गोल कर दिए। द लेफ्ट फुटेड प्लेयर वॉज एक्सपर्ट इन स्कोरिंग गोल्स। 60% ऑफ टीम वाई प्लेयर्स आर लेफ्ट फुटेड। 60% ऑफ टीम वाई प्लेयर आर लेफ्ट फुटेड। 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं। बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। देखो, नो डाउट आप इस क्वेश्चन को देखते ही सही कर दोगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये इस साल ही सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल मेन 2022 का क्वेश्चन है। देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि इसने बोला कि 5 में से जो 3 गोल है वो बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने करे हैं। अच्छा, कहीं भी स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि हर बार की तरह इस बार भी, हर बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी, इस बार भी, है ना, सबसे ज्यादा गोल बाएं पैर के खिलाड़ी ने करे? क्या ये कोई बात इसमें बोली गई है? बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने 5 में से 3 गोल करे हैं, ये बात सिर्फ एक मैच को एक्सप्लेन करती है, सिंगल मैच को। मैच हुए हैं 100। मतलब कभी कभी तो, है ना, कभी कभी तो हमारे वो जो है बुमराह भी टेस्ट मैच में 3 छक्के लगा देते हैं 3 बॉल पे, है ना। तो भैया टेस्ट मैच था, कल बुमराह ने 3 छक्के मार दिए, ये स्टेटमेंट है। अब पहला एजम्पशन है बुमराह एक खतरनाक बैट्समैन है, तो ये एजम्पशन क्या होगा? गलती होगा भाई। बुमराह ने 3 छक्के मारे टेस्ट मैच में, तो हम इससे तुलना करते हैं कि बुमराह एक खतरनाक बैट्समैन है।
ये बात बाएं पैर के खिलाड़ी ने 5 में से 3 गोल किए, ये बात जो है सिंगल मैच को एक्सप्लेन करती है, सिंगल मैच के डेटा को। बाकी मैचेस में बाएं पैर वाला जो खिलाड़ी है उसका क्या रोल है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं? ये तो सिंगल मैच की बात है ना, समझ गए ना? वो एग्जाम्पल बुमराह वाला, बुमराह ने मारे थे ना छक्के, पिछली साल मारे थे ना टेस्ट मैच में, है क्यों भाई? तो सिंगल मैच में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, बट वो इस बेसिस पे वो एक्सपर्ट हो गया, तो ये बात गलत है। इसलिए नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला ही तर्क ना ही दूसरा ही तर्क। 35 रन बनाए थे 1 ओवर में, है ना? चलिए, तो वो बैट्समैन थोड़ी हो गया इस बात से। चलिए साहब, तो अब आप लोगों ने आज किए हैं 15 क्वेश्चन सॉल्व। आज किए हैं आप लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं आपको डेटा देता हूं, 15 में से आपका डेटा क्या है। अगर आपके 5 क्वेश्चन ठीक हुए, है ना, है ना, अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन ठीक हुए देन यू आर गुड। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगर आपके 7 से, है ना, अगर आपके 7 से 8 क्वेश्चन ठीक हुआ है देन देन यू आर वेरी गुड, तब आप बहुत अच्छे हो, है ना। लेकिन आपके 9 से 10 क्वेश्चन ठीक हुए हैं देन यू आर परफेक्ट, तब आप एकदम परफेक्ट है, आप में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और अगर आपके 11 से 15 क्वेश्चन ठीक हो गए देन यू आर सुपर्ब, आप एकदम सुपर्ब खिलाड़ी हैं, आप एकदम सुपर्ब खिलाड़ी हैं। जिन बच्चों के, है ना, 5 से कम क्वेश्चन ठीक हुए हैं उनको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, उनका ध्यान पढ़ाई में लग नहीं पा रहा। उनका ध्यान पढ़ाई में लग नहीं पा रहा। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, है ना। 1 ओवर में 5 छक्के, हाँ। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप गुड कैटेगरी के अंदर हो, आप वेरी गुड कैटेगरी के अंदर हो, आप परफेक्ट बच्चे हो, आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ये बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, सुपर कैटेगरी, है ना। हाँ जी, तो ये आपका रिजल्ट है आज का, ठीक है। हाँ, अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दो। इन बच्चों को मेहनत की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत की, इनको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है ना। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मिलते हैं आपसे कल, है ना। गुड बाय, लव यू ऑल, आज के लिए सिर्फ इतना ही।